आजू के टॉपिक बावे बड़ी बड़ी यार हो। अरे कॉपी कलम लेके कैडेट हो जा तैयार हो। अरे कि तोहरे खातिर वीडियो बा नावा तनी, तोहरे खातिर वीडियो बा नावा तनी। तू ध्यान देख के पढ़ हम पढ़ावतनी, तू ध्यान देख के पढ़ हम पढ़ावतनी। जेन कैडेट, मैं सोनू यादव आप सबके बीच एक बार फिर अपनी इस नई क्लास के साथ हाजिर हूँ। बीच में कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण आंशिक क्लास स्थगित हो गई थी, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ और आज एक फिर नए विषय के साथ आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज का हमारा विषय है एनसीसी में कुछ प्रतीक चिन्ह है, कुछ इसका ध्येय सूत्र है, इसमें कुछ मुख्य क्रियाकलाप है, इसमें कुछ निधियां है जिसके वजह से एनसीसी संचालित होती है। उग्रा मतलब अनेक प्रकार की कुछ ऐसे प्रावधान है जिनके बारे में आज आप सबके बीच में डिस्कस करूंगा। तो आइए ज़्यादा देर ना लगा तो मैं अपने इस मुद्दे पे आता हूँ, तो देखते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा एनसीसी का उद्देश्य। क्या है एनसीसी का उद्देश्य? ठीक है, एनसीसी का उद्देश्य। तो एनसीसी का उद्देश्य क्या है? एनसीसी का उद्देश्य पहला क्या है? देश के युवाओं में, देश के युवाओं में चरित्र, अनुशासन, व साहचर्य की भावना पैदा करना या समावेशित करना। ठीक है। अब दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? सेना में युवा के लिए प्रशस्त, सेना में युवा के लिए मार्ग प्रशस्त बोले तो साफ, मतलब सेना में युवा के लिए एक मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है, मतलब उसके लिए क्या? रास्ता दिखाना। सेना में जाने के लिए युवाओं के लिए क्या करना? रास्ता दिखाना। ठीक है। समाज में युवा पीढ़ी की एक अलग छाप दिखाना। एकता व अनुशासन की नींव रखना। ठीक है। आप लोगों में से ज्यादा लोग को लगे क्या कि यह किताबी भाषा से क्यों नहीं मिल रहा? तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब हम एग्जाम में बैठे हैं ना, तो वहां पर केवल हम होते हैं, मेरी किताब वहां पे नहीं होती है, ना हमारे पास कोई किताब होती है। ठीक है। तो आप जो भी पढ़ते हैं किताबी भाषा मत पढ़िए, अपने से पढ़िए कि हम कैसे उसको वहां पे कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है। तो जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर आपको जो चीजें अपने से पढ़ो तो याद नहीं आती है। एनसीसी का उद्देश्य क्या है? एनसीसी का उद्देश्य ये है कि देश के युवाओं के लिए हम अच्छा एक मार्ग तैयार करें, जिससे कि युवा देश की सेवा के लिए आगे जा सके। ठीक है। और तो और देखिए, किताब में आपने बस 3-4 पॉइंट पढ़ा होगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देश के लिए सैन्य नर्सरी तैयार करना। अब आप बोलेंगे नर्सरी क्या होता है? तो नर्सरी किसी भी पौधे का एक छोटा भाग होता है। छोटा मतलब जो उसका चरण होता है। ठीक है, मतलब चरण से ही वहां तक, मतलब एक पौधा नर्सरी से ही जाकर के पौधा बनता है। ठीक है। तो क्या, जैसे मान लीजिए इस समय हमारे
बिहार जो भी उत्तर प्रदेश वगैरह इन पे क्या धान की बुआई वगैरह सब चल रही है, तो इसमें क्या नर्सरी डाला जाता है सबसे पहले, उसके बाद जब छोटा से बड़ा होता है तब ले जाकर हमको उसको रोपनी चाहिए, जो भी कुछ करना होता है करते हैं। तो किसी भी चीज इसी तरह से हमारी सेना है, तो सेना के लिए जैसे अगर हम लोग तैयार होंगे तो सेना में क्या करेंगे, अच्छे तरह से जाएंगे, हम वहां पर जाकर अपने देश की सेवा अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हम पहले से सैन्य वातावरण में ढल चुके हैं, और जब हम वहां पर जाएंगे ना तो और लोगों से ज्यादा हम बेहतर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देश के लिए सैन्य नर्सरी तैयार करना, और इतना हो गया, ठीक है। तो इतना आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट चाहे जो भी हो लेकर के आप इसको लिख ले, और आगे मैं दूसरे टॉपिक पर जाता हूं, ठीक है। मुझे आशा है आप लोग को पसंद आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। हो पापा हमको भी तो एनसीसी लेना है। अब है हमारा दूसरा इसका प्रतीक चिन्ह, ठीक है। क्या है, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह बोले तो क्या इसका मतलब है, प्रतीक चिन्ह बोले तो इसका मतलब है कि इसका कि किस प्रतीक से ये पहचाना जाता है कि हाँ ये एनसीसी का बंदा है, चाहे मतलब उसका कुछ प्रतीक होगा ना, तो ठीक सेम उसी तरह से यहाँ पर क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह है झंडा। क्या है, झंडा। कितने पट्टी से बना हुआ है, इसमें पट्टी होती है 3, रंग कितने होते हैं 3, ठीक है। और दर्शाता कितने लोगों को है ये 3। अब हम देखेंगे क्या क्या पट्टी इसमें 3 होती है, कौन कौन। पहला लाल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गहरा नीला, गहरा नीला। उसके बाद क्या होता है, आसमानी, आसमानी रंग, ठीक है। लाल, गहरा नीला, आसमानी रंग। ये जो लाल होता है ये किस चीज का प्रतीक होता है, ठीक है। ये जो लाल होता है ये तो क्या हो गया, इसका रंग हो गया ना, सब ये क्या हो गया, इसके रंग हो गए, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है कि प्रतीक किस चीज का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रंग लिख दिया है, ये 3 पट्टियां तो होती है लेकिन यहाँ पर हम रंग लिख, अब इसका हम यहाँ पर प्रतीक लिख देते हैं, ठीक है। प्रतीक छोड़िए, यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। अब ये दर्शाता किसको है, तो जो लाल रंग है किसको दर्शाता है, आर्मी को। किसको दर्शाता है, आर्मी को। ये गहरा नीला किसको दर्शाता है, नेवी को, ठीक है। ये आसमानी रंग किसको दर्शाता है, एयरफोर्स। किसको, एयर फोर्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छा से समझ जाएगा। एनसीसी में मुख्यतः तीन पट्टियां होती हैं। दाएं तरफ क्या होता है, ये रंग कहाँ होता है, दाएं तरफ होता है। कहाँ होता है, दाएं तरफ। ये रंग कहाँ होता है, बीच में। ये रंग कहाँ होता है, बाएं। कहाँ होता है, बाएं, ठीक है। तो इस तरह से झंडे के निर्माण होता है। और इस झंडे में आपने देखा होगा कि 17 क्या होती है, पंखुड़ियां होती है। किस चीज की, कमल की पंखुड़ियां क्या होती है, 17 पंखुड़ियां होती है। ये दर्शाती किसको है, ये किसको दर्शाती है, निदेशालयों को। किसको, निदेशालयों को, ठीक है। किसको दर्शाती है, निदेशालयों को। यानी एनसीसी में कितने निदेशालय हैं हमारे, मुख्य रूप से कितने निदेशालय, 17 हैं। और ये 17 पंखुड़ियां किसको दर्शाती है, कमल की होती है, ठीक है। ये किसको दर्शाती है, 17 जो निदेशालय हैं उन सबको क्या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने देखा होगा 2 ऐसे बिंदु होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के 2 क्या होते हैं, बिंदु होती है। ये बिंदु क्या दर्शाते हैं, तो ये जो पहला बिंदु है, ये जो पहला बिंदु है किस चीज को दर्शाता है, पहला बिंदु ओटी, और ये दूसरा बिंदु किसको दर्शाता है, WOTA, ठीक है। तो ये ओटीए जो है, यहाँ पे जितने भी एनओ सर ट्रेनिंग करके आते हैं इन्हीं को यहाँ पे ट्रेनिंग, जो पुरुष एनओ होते हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, और जो महिला एनओ बनती है उनको WOTA यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये जो 2 बिंदु है इनको ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। WOTA का फुल फॉर्म क्या होता है, WOTA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है। कहां है ये, ग्वालियर। कहां है, ग्वालियर MP, यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। ग्वालियर MP में है। और ये जो OTA है, OTA ऑफिसर
ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, क्या है? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ये क्या पे है? ये आप क्या है? कंपटी महाराष्ट्र। कहाँ है? कंपटी महाराष्ट्र। इस तरह से क्या होती है, एवं सब लोग को ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं से प्रशिक्षित होकर के आकर के जो भी सैनिक, जो भी हमारे कैडेट होते हैं, चाहे जो भी आप कैडेट है, आप सबको क्या करते हैं, बटालियन से आपको जोड़ने का काम करते हैं। एक तरह से देखें तो जितने भी एनओ सर लोग हैं वो ये क्या करते हैं, बटालियन से कैडेट को जोड़ने का काम करते हैं। जिस तरह से एक शादी में अगुआ, आपने नाम सुना होगा, अगुआ शब्द क्या करता है, ये लड़की पक्ष को लड़की पक्ष से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक तरह से उसको जोड़ने का काम करता है और जब ये जोड़ देता है तो वहीं पे क्या होता है, शादियां संपन्न होती है। मतलब इसको बटालियन से जोड़ने का काम करता है। तो इनो सर ठीक एक अगुए की तरह से वहां पे अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और आगे आप इसको देखिए, थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। इरेज करते हैं हम इसको। पानी बाकी अब आपका अगला टॉपिक आता है ध्येय वाक्य। ध्येय वाक्य मतलब मोटो। मोटो क्या होता है? मोटो मतलब एनसीसी का मोटो क्या है? तो एनसीसी का मोटो आप सब जानते होंगे, एकता व अनुशासन। क्या है? एकता व अनुशासन। मतलब एकता का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना या मिलजुल कर कार्य करना। अनुशासन का मतलब होता है समय का पाबंद होते हुए, समय का पाबंदी होकर कार्य करना। ठीक है, तो यहां पर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि एकता का मतलब होता है कि किसी भी हम कार्य को कर रहे हैं तो उसको क्या करें, मिलजुल कर करें। और जो अनुशासन होता है, अनुशासन का मतलब होता है अगर मेरे को उस्ताद लोग अगर कोई काम सौंपे हैं तो मैं उसको क्या करूंगा, अनुशासन के दायरे में रख के करूंगा, समय का पाबंद होकर करूंगा और समय से पहले मैं उसको करके क्या करूंगा, संपादित कर दूंगा। या उस्ताद को मैं क्या करूंगा, उस्ताद को मैं रिपोर्ट करूंगा कि उस्ताद मेरा काम पूर्ण हो चुका। ठीक है, तो आप जो भी कर रहे हैं उसको समय से करें। यह क्या होता है, अनुशासन होता है। और एक समुचित दायरे में रख करके करें तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। अब हमारा आता है चौथा, ये क्या है, रैंक यानी पद। मतलब एनसीसी में क्या होते हैं, पद होते हैं। ये किसको मिलते हैं आपको मैं बता रहा हूं। पहली बात एनो सर लोग को मिलते हैं। ठीक है, जितने भी एनो सर लोग हैं, आप जो भी आपके एनो सर लोग हैं, उनका क्या होता है, एक पद उनको मिलता है। तो ये जो एनो कितने प्रकार के होते हैं, एनो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक जेडी के एनो होते हैं और एक क्या होता है, एसडी के एनो होते हैं। ठीक है, यानी जूनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन। ठीक है, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि जो जेडी के एनो होते हैं इनका रैंक क्या होता है। जो जेडी के रैंक एनो जो होते हैं उनका रैंक क्या होता है। तो जो जेडी के एनो होते हो इनका रैंक होता है सबसे लो, क्या होता है, थर्ड ऑफिसर। क्या होता है, थर्ड ऑफिसर। इनका जो ये क्या हो गया, लो, ये लो रैंक हो गया। और ये हाई रैंक इनका क्या होता है, चीफ ऑफिसर। क्या होता है, चीफ ऑफिसर। ठीक है, आप यहां पर समझ गए। उसके बाद होता है एसटी का एनो। जो एसटी के एनो होते हैं उनका सब्जेक्ट क्या होता है, उनका रैंक क्या होता है। पहला होता है लेफ्टिनेंट। क्या होता है, लेफ्टिनेंट। ठीक है, और सबसे हाई रैंक क्या होता है, मेजर। ठीक है, लेफ्टिनेंट में पूरा लिख देता हूं, लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो आप समझ गए कि जेडी के एनो का लो रैंक क्या होता है, थर्ड ऑफिसर, और हाई रैंक क्या होता है, चीफ ऑफिसर। एसटी का एनो का क्या रैंक होता है, पहला लेफ्टिनेंट सबसे लो होता है, मतलब जो शुरुआत में मिलता है। और हाई रैंक क्या होता है, मेजर होता है। ठीक है, तो यहां पे आप अच्छे से समझ गए।
उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब यहां पर आते हैं कैडेट। कैडेट क्या आते हैं? कैडेट, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिखता हूं, शायद आप लोग को दिखने में परेशानी हो रही हो। आप लोग अच्छे से हमारे साथ जुड़ के पढ़िए, मैं आप लोग को बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आते हैं कैडेट। कैडेट, ठीक है। कैडेट का रैंक क्या होता है? जीडी में भी रैंक होता है और एसडी में भी रैंक होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जेडी में रैंक क्या होता है। तो जेडी में रैंक होता है, लो रैंक क्या होता है जेडी में? लो और हाई, ठीक है। तो लो रैंक इसमें क्या होता है? जेडी में लो रैंक होता है आपका लांस कारपोरल, कारपोरल, ठीक है। और हाई रैंक क्या होता है? ट्रूप सार्जेंट, ट्रूप सार्जेंट, ठीक है। इसको ट्रूप लांस कारपोरल भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो जेडी की जो जेडी होता है जूनियर डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं, ठीक है। ट्रूप कमांडर एनओ को बोलते हैं, और जो जेडी के एनओ को, ठीक है। और जो एसडी के एनओ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपनी कमांडर, ठीक है। तो आप इसको समझ ले अच्छे से। ट्रूप सार्जेंट मतलब इसका जो रैंक होता है ना, मिलता क्या है? बस आपको सार्जेंट मिलता है, लेकिन क्या पहले एक थोड़ा जोड़ा गया है, ठीक है, ट्रूप, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाए कि कंपनी क्या होती है और ट्रूप क्या होता है, ठीक है। तो जो जेडी होती है इसको क्या बोलते हैं? हम ट्रूप बोलते हैं, ठीक है। और जो एसडी होती है इसको क्या बोलते हैं? हम कंपनी बोलते हैं। समझ गए आप? कंपनी में मुख्यतः 150 कैडेट होते हैं और ट्रूप में कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। अब इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे एसडी के, ठीक है। ये तो हो गया आपका जेडी का। अब हम पढ़ेंगे एसडी। एसडी में रैंक कितने होते हैं? एसडी में देखें रैंक कितने होते हैं। पहला एसईओ का एक पद होता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है जेईओ, ये 3 होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका सार्जेंट, एसजीटी, ठीक है। सार्जेंट कितने होते हैं? इसमें 5। तो 5 में क्या क्या होते हैं? इसमें एक होता है CSM, एक क्या होता है? CQMS, ठीक है। और ये जो 3 बच्चे ये क्या होते हैं? सार्जेंट, ठीक है। मतलब सार्जेंट का रैंक तो मतलब 5 आते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है? एक CSM होता है और एक क्या होता है? एक क्या होता है? CQMS। तो आप पढ़ेंगे CSM का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए CSM का फुल फॉर्म होता है कंपनी सार्जेंट, सार्जेंट मास्टर, ठीक है। और CQMS का क्या होगा? कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट, क्या होगा? सार्जेंट, ठीक है। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। एसीओ का क्या होता है? एसीओ का क्या होता है? सीनियर अंडर ऑफिसर, क्या होता है? सीनियर अंडर ऑफिसर। इसका क्या होता है? ये 3 होते हैं। इसका होता है आपका जूनियर अंडर ऑफिसर, ठीक है। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद से आता है आपका कारपोरल, कारपोरल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लांस कारपोरल, ठीक है। ये कितने होते हैं? 18 इसके पद होते हैं, ठीक है। और कारपोरल के 3, ठीक है। कि मुझे परेड करा। अब आता है आपका एनसीसी गान, ठीक है। तो एनसीसी गान क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में क्या है, हमारा देश का जो राष्ट्रीय गान है क्या है? जनगण मनगढ़ है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा एनसीसी में गान क्या है? हम सब भारतीय हैं। हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। मतलब इसकी जो पहली लाइन है, ठीक है।
पहली लाइन इस तरह से हो गई आपकी। हम सब क्या है, भारतीय हैं। अब आता है इसके राइटर कौन है, राइटर, ठीक है, यानी लेखक, लेखक, रचयिता, हाँ, कवि, मतलब किसने लिखा इसको, उनका नाम क्या है, सुदर्शन, सुदर्शन फकीर। क्या नाम है उनका, सुदर्शन फकीर, ठीक है, सुदर्शन फकीर। ऐसा हो गया आपका। ये हमारी लाइनें होती है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हाँ हाँ हाँ, एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं। ये होती है लाइन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को कम शब्दों में समझाऊं, क्योंकि मुझे ज्यादा गहरा तो पढ़ाऊंगा लेकिन कम शब्दों में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आता है बजट, बजट निधि। क्या आता है, बजट निधि। बजट निधि से हमारा क्या तात्पर्य है, तो बजट निधि से हमारा यह तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई भी संस्थान चल रही है तो उसको चलाने का काम कौन कर रहा है, ठीक है, मतलब उसको कौन क्रियान्वित कर रहा है, उसको कौन चला रहा है, किसके बलबूते वो चल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें जो बजट नीति होती है इसको चलाने का काम करता है दो मंत्रालय होती है। कौन कौन होती है, दो, रक्षा मंत्रालय होता है एक, और एक क्या होता है, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार। पहला होगी रक्षा मंत्रालय, दूसरी हो गई राज्य सरकार। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रक्षा मंत्रालय क्या करती है इसमें, रक्षा मंत्रालय मतलब ये क्या करती है इसमें, रक्षा मंत्रालय ये क्या करती है, तो जी समस्त स्टाफ को वेतन देती है, समस्त स्टाफ को वेतन, धुलाई, धुलाई, धुलाई भत्ता, वर्दी, हाँ, ट्रेनिंग में जो कैडेट को ट्रेनिंग दी जाती है, उपकरण, उपकरण, ठीक है। ये क्या क्या करती है, समस्त स्टाफ को वेतन देती है और उनको धुलाई भत्ता प्रदान करती है। फिर उनको क्या करती है, ये वर्दी देती है, उपकरण देती है, और जो शस्त्र लगते हैं, शस्त्र, अस्त्र, ठीक है, शस्त्र अस्त्र नहीं लिखेंगे हम इसमें, जो शस्त्र होते हैं ना, ये सब क्या कौन सा इनको प्रदान करती है, रक्षा मंत्रालय प्रदान करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये रक्षा मंत्रालय क्या करती है, जो कैंप होते हैं ना, ये कैंप में क्या करती है, 50% खर्चा उठाती है। क्या करती है, खर्चा उठाती है या व्यय करती है, वह व्यय करती है। मतलब एक बार आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, इसमें दो मंत्रालय होती है, इन्हीं मंत्रालय की वजह से चलता है। एक रक्षा मंत्रालय होती है और एक राज्य मंत्रालय, तो नहीं बोलेंगे, राज्य सरकार होती है, मतलब दो लोग मिलकर इसको चलाते हैं, एक रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय क्या क्या करती है, जितने भी इसमें स्टाफ होते हैं उनको वेतन देती है, उनको धुलाई भत्ता प्रदान करती है, और जो उनको वर्दी प्रदान करती है। वर्दी इसमें किसको किसको देती है, ये जो स्टाफ होते हैं उनको देती है, और जो ये आपके कैडेट होते हैं उनको भी देने का काम करती है, क्या, ठीक है। और ये जो उपकरण लगते हैं, मतलब जैसे मान कि कहीं पे कैंप वगैरह लग रहे हैं तो उसमें जो भी उपकरण लगते हैं वो भी प्रदान करती है। पीआईओ का शस्त्र उपकरण मतलब जो भी लगता है, हथियार वगैरह की क्या करती है, बरामदगी करवाती है या उनको क्या करती है, प्रदान करती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको, राज्य सरकार को, ठीक है। राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार पहली तो ये एनओ को प्रशिक्षण का पूरा खर्च करती है, प्रशिक्षण खर्च प्रदान करती है, ठीक है। पहले इसका काम क्या होता है, एनओ को जो प्रशिक्षण के पैसा लगता है उसको क्या करती है, इसका पूरा दारोमदार अपने कंधे पे उठाती है, ठीक है। अब उसके बाद होता है धुलाई भत्ता, धुलाई भत्ता,
ठीक है। बी, सी क्या करती है ये, ईंधन खर्च, ईंधन खर्च। उसके बाद क्या करती है, एनसीसी यूनिट या ग्रुप भवन का किराया देती है, किराया देती है, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा काम क्या, ये क्या करती है, कैंप में 50% खर्चा देती है, खर्चा देती है, ठीक है। आप इसको अच्छे तरह से समझ होंगे। जैसे राज्य सरकार क्या करती है, यूनिट के जो प्रशिक्षण होता है उसका पूरा खर्चा उठाती है, धुलाई भत्ता प्रदान करती है, ईंधन खर्च प्रदान करती है। एनसीसी यूनिट, मान लीजिए जैसे आपकी कोई बटालियन होगी, तो जो यहाँ पे आपकी बटालियन स्थापित होगी उसका जो भी पूरा किराया, चाहे मान लीजिए बनवाने में पैसा लगा, वो सब प्रदान कौन करती है, राज्य सरकार करती है। कैंप में 50% खर्चा भी देती है ये, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो धर्मदारी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब आता है आपका इसका एक संगठित ढांचा होता है, ठीक है। क्या होता है, एक संगठित ढांचा होता है। मतलब एनसीसी तो है, लेकिन ये चलती कैसे है, किस क्रम से, मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा सरकार का कोई लाभ पहुंचाना हो एक समाज के उस गरीब तबके तक, तो कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो उसी तरह से है कि एनसीसी अगर मान लीजिए तो स्थापित होगी, लेकिन ये समाज के हर तबके के कैडेट चाहे लड़के तक ये कैसे पहुंचेगा, इसको लोग कैडेट कैसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, ग्रुप। ग्रुप में 2 से 11 तक ग्रुप होते हैं। इनका कमांड कौन करता है, ब्रिगेडियर करता है। और इन ग्रुपों में क्या होता है, बटालियन आती है। क्या आता है, बटालियन। बटालियन कितनी होती है, 5 से 7 एक ग्रुप में होती है। एक ग्रुप में बटालियन कितनी होती है, 5 से लेकर के 7 क्या होती है, बटालियन होती है, ठीक है। किसमें, एक ग्रुप में, समझ गए। यहां पे आपको मैं लिख दे रहा हूं, एक ग्रुप इक्वल टू कितने बटालियन, 5 से 7 बटालियन, ठीक है। अब पूछेंगे आप बटालियन का नेतृत्व कौन करता है, तो यहां पे बटालियन का नेतृत्व करता है कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। अब आप यहां पे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब होता है आपका इन बटालियन में क्या होता है, बटालियन के बाद क्या होता है, तो बटालियन, एक बटालियन में सामान्य से अधिक कंपनी व ट्रूप होती है, ठीक है। ये निर्भर करता है कि बटालियन के अंदर कितने कॉलेज आ रहे हैं, कितने कॉलेज और स्कूल उससे क्या हुए, जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक जिले में एनसीसी के लिए 17-18 कॉलेज हैं, तो वहाँ पे निर्भर करता है कि वर्तमान की वहाँ की स्थिति कैसी है, ठीक है। किस हिसाब से वहाँ पे कॉलेज एनसीसी के प्रति अग्रसर हैं, एनसीसी के प्रति सचेत है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। मतलब बटालियन के अंदर क्या आता है, कंपनी और क्या आता है, ट्रूप। कंपनी किसको बोलते हैं, जो कॉलेज में एनसीसी होती है इसको कंपनी बोलते हैं, और जो स्कूल में होती है इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रूप बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। ये माने जेडी और ये क्या होते हैं, एसटी, ठीक है। आपको मैंने आगे पढ़ाया था। इस तरह से इसका नेतृत्व हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि कंपनी का नेतृत्व कौन करता है, कंपनी का नेतृत्व कौन करता है, तो कंपनी का नेतृत्व कौन करता है, एनओ। रैंक क्या आता है, लेफ्टिनेंट से मेजर और थर्ड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर। क्या होता है, चीफ ऑफिसर, ठीक है। इतना हो जाता है, ठीक है। तो यानी कंपनी को कमांड कौन करता है, कंपनी और ट्रूप, ठीक है। ये ट्रूप को कमांड करते हैं
ये कंपनी को कमांड करते हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर रैंक तक इनका रैंक होता है। एनओ का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रूप का कमांड कौन करता है, थर्ड ऑफिसर से लेकर चीफ ऑफिसर तक रैंक के इनोज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आगे हम देखेंगे मुख्य क्रियाकलाप। एनसीसी के अंदर मुख्य क्रियाकलाप क्या होते हैं। एनसीसी के अंदर मुख्य क्रियाकलाप क्या होते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य क्रियाकलाप क्या होते हैं, मुख्य क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मुख्य क्रियाकलाप आपका होता है, पहला क्या होता है, आरडीसी होता है। दूसरा क्या होता है, आईडीसी होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका एनसीसी डे होता है, ठीक है। मुख्यतः ये होता है, ठीक है। अब हम आप पूछेंगे कि आरडीसी मतलब ये होता क्या है, ठीक है। आरडीसी का फुल फॉर्म होता है रिपब्लिक डे कैंप। क्या होता है, रिपब्लिक डे कैंप। क्या होता है, रिपब्लिक डे कैंप, ठीक होता है। ये हमको, ये क्या है, एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप होता है, ठीक है। एनसीसी का क्या है, सबसे बड़ा कैंप होता है, ठीक है। ये कितने दिन तक चलता है, तो ये 5 जनवरी से 26 जनवरी तक चलता है। कहां तक चलता है, 5 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक चलता है, ठीक है। 26 जनवरी तक चलता है, ठीक है। अब ये आप पूछेंगे कि ये कैसे होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे। इसका हम लिख लेते होते हैं इंडिपेंडेंस मतलब आई से इन और इंडिपेंडेंस कैंप, ठीक है। ये कब से कब तक करता है, 6 से लेकर के 15 अगस्त तक लगता है, ठीक है। कहाँ पे लगता है, दिल्ली में लगता है, ठीक है। अब आता है आपका ये जो एनसीसी डे होता है, यह नवंबर के चौथे सप्ताह को मनाया जाता है। चौथे सप्ताह और उस दिन रविवार हो, उस दिन रविवार के दिन, ठीक है। मतलब एनसीसी डे मनाया जाता है कब, नवंबर के चौथे सप्ताह के रविवार को, ठीक है। मतलब नवंबर के चौथा सप्ताह होगा और उस दिन क्या होगा, रविवार होगा, उसी दिन क्या बनता है, एनसीसी डे बनता है, ठीक है। अब ये जिस दिन पड़े तारीख का चेंज इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको बढ़िया से बारीकी से जान लेते हैं, एक एक थोड़ा सा इनके बारे में। आरडीसी क्या होता है, आरडीसी 17 निदेशालयों के 17 कैडेट भाग लेते हैं। क्या करते हैं, 17 कैडेट भाग लेते हैं, ठीक है। कितने भाग लेते हैं, 17 निदेशालय के, यानी हमारे पूरे देश में जितने भी निदेशालय हैं उनके 17 निदेशालयों के कैडेट इसमें 17 से भाग लेते हैं। इसमें कुछ मित्र देश के भी कैडेट होते हैं। मित्र देश यानी अन्य देशों के, मित्र देश के भी कैडेट भाग लेते हैं, ठीक है। ये कहां पर लगता है, गैरिसन परेड ग्राउंड, दिल्ली, ठीक है। हर साल लगता है, ठीक है, प्रतिवर्ष। ये क्या है, स्थान होता है, यहीं पे क्या लगता है, ये कैंप लगता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए इसको अच्छे तरीके से। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसका आईडीसी, ठीक है। 6 से 15 अगस्त तक लगता है ये, 6 से 15 अगस्त तक
दिल्ली में, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, खेल, कबड्डी आदि स्पर्धा शामिल होती है, शामिल होती है, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए। और एनसीसी डे वो सामान्य से ऐसे हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसके बाद से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ एनसीसी कैडेट को मुख्य तौर पर कुछ प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ती है। जब वो क्या करता है, एनसीसी को अच्छे तरीके से पा लेता है, मतलब एनसीसी को क्या करता है, अचीव कर लेता है, एनसीसी में अपनी ज्वाइनिंग ले लेता है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रतिज्ञा क्या है, मैं आप सबको थोड़ा सा बता दूं। वो प्रतिज्ञा क्या होती है, प्रतिज्ञा होती है, मैं कैडेट सोनू, मैं कैडेट एजेड, मतलब कुछ भी, आपका कुछ भी नाम हो, ठीक है। मैं कैडेट एजेड प्रतिज्ञा करता हूं कि पूरी लगन व श्रद्धा से पूरी लगन व श्रद्धा सच्चाई पूर्वक एनसीसी अधिनियमों को पालन करते हुए देश की सेवा करूंगा, ठीक है। देश की क्या करूंगा, सेवा करूंगा, ठीक है। और अपने सीओ यानी कैंप कमांडेंट के आदेशानुसार, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीओ, इसको हम कैंप कमांडेंट नहीं बोल सकते, यहाँ पे इसको ये भी बोल सकते जो आपकी बटालियन के क्या होते हैं, हेड होते हैं, क्या होते हैं, हेड अधिकारी, ठीक है। यानी सीओ यानी कमांडिंग अफसर, क्या होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर, क्या होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर के आदेशानुसार हर शिविर में पूरे जोश के साथ सम्मिलित रहूंगा, ठीक है। ये क्या होगी, आपकी एनसीसी की शपथ हो गई, मतलब आप एनसीसी ले लिए तो इसमें आप शपथ लिए कि मैं ये ऐसे करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी खत्म होता है। और एक टॉपिक हमारा है अनुशासन। क्या है, अनुशासन इन एनसीसी, मतलब एनसीसी में अनुशासन क्या है, तो आपको मैं बताता हूं। थोड़ा सा आप यहां से इसको मैं इरेज कर लूं, उसके बाद हम अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। दसवां हमारा है एनसीसी में अनुशासन की विशेषता। अनुशासन की विशेषता, ठीक है, अनुशासन की विशेषता है। ये हमारा टॉपिक पहले होना चाहिए लेकिन छूट गया है, तो ऐसे भी कोई बात नहीं है। आप खाना खा रहे हैं ना, थोड़ा सा बस लेट ही ना हो रहा है, आप जी जाएंगे, ठीक है। बस हमको समझना है। तो इसमें पहला क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट होता है
समय के साथ हर कार्य को करे। समय के साथ, समय से पहले, समय के साथ, समय से पहले, समय से पहले हर कार्य को करे, हर कार्य को करे। ये क्या हुआ आपका? अनुशासन हुआ। कहां पे हुआ? एनसीसी में हुआ। क्या हुआ? समय के साथ हर कार्य को समय से पहले करे। दूसरा होता है आपका बेझिझक, बेझिझक, बेझिझक कठिन परिश्रम करे। बेझिझक कठिन परिश्रम करे। मतलब जैसे हो गया कि आपको मान लीजिए कोई उस्ताद लोग आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि ओए यहां से उठाना है, उसको वहां पे ले जाकर रखना है, तो वहां पर हिम्मत हो जाए कि एकदम ऐसे ऐसे नहीं, मतलब बहाना मत मारो, वहां पे एकदम बेझिझक होकर कठिन परिश्रम करो, वहां से उठा के उसको क्या करो, जहां पे बोल रहे हैं उस्ताद रखने के लिए उसको रख दो। ठीक है। उसके बाद सी होता है मखरागिरी ना करे। मखरागिरी ना करे, ना करे। ये हमारे जो गोरखा के सर होते हैं ना, गोरखा रेजिमेंट के सर, गोरखा रेजिमेंट के उस्ताद लोग, उस्ताद ये सबसे ज्यादा बोलते हैं। जैसे जो भी हमारे नेपाल से बिलोंग करते हैं सर लोगों क्या बोलते हैं, ओए मखरागिरी नहीं चलेगा, मखरागिरी कर रहा है, इसको तोड़, इसको बैंड बना, ये क्या कर रहा है, मखरागिरी कर रहे थे। उनका सबसे प्रसिद्ध शब्द क्या होता है? मखरागिरी। ठीक है। तो यानी मखरागिरी ना करे, मतलब क्या करे, एक तरह से इसको कहें तो क्या करे, मतलब जैसे होता है ना कि बहाने मार रहा है ये